राजद देश और राज्य के पैमाने पर कभी एक भी कोई रिश्ता इन दंगाइयों, उन्मादियों, सांप्रदायिक ताकतों से हमारा नहीं रहा है। अनंत सिंह को इनकी गंगोत्री में शुद्ध होने के बाद अमित कर दिया है। अब वो बात बोलेंगे उनको बैड एलिमेंट्स, तो बैड एलिमेंट्स हो सकता है कि उनके हिसाब से हो, तो बैड एलिमेंट मान करके इन लोगों ने रखा, और हम लोग ये मान करके रखे हैं कि इनके साथ जाने के बाद हो सकता है सुधार भी हो, तो हमने इनको मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंक रखी है और आरजेडी से जुड़े हुए कई सवाल हैं। आरजेडी की तैयारियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आप पहुंचे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह जी के पास। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी की तैयारी कैसी है, और चूँकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी राजनीतिक दलों की निर्भरता ज़्यादा है, तो उस लिहाज से भी क्या तैयारी है और कितना भरोसा है कि इस बार राह कितनी आसान होगी। सर, सबसे पहले समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह से तैयारी है सर? इस बार एक परसेप्शन है आरजेडी को लेकर कि एक एक प्रत्याशी को चुनने में बहुत समय लगाया गया, बहुत बारीकी से उनको देखा गया, फिर आपने 17 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काट दिए, तो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं रही है आरजेडी। आरजेडी जनता की एक शुभचिंतक पार्टी है, और जो सचमुच जनता के लिए उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे 5 साल भविष्य में, और जो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियां हैं गांव समाज के लिए, सभी के लिए, उनके सारे ज्वलंत मुद्दों के साथ हमें जोड़ करके रखेंगे और उनकी सेवा में लगे रहेंगे। सरकार यदि बनेगी, सरकार हमारी बनेगी, तो सरकार के जो हमारे कार्यक्रम हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। ऐसे ही लोगों का चयन किया गया है कि विधायक सरकार में भी आते हैं और जनता और सरकार के बीच के समन्वय भी स्थापित करते हैं। इसलिए इसे सावधानी कह लीजिए, आवश्यकता कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल इसी नीति पर चलकर अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। कांग्रेस भी आपकी सहयोगी है और इस बार पिछली दफा के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। स्ट्राइक रेट को लेकर क्या लगता है सर? आरजेडी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा और कम का कोई सवाल नहीं है। सभी हम लोग मिलजुल करके 243 सीट पर लड़ेंगे, इसलिए किसी ज़्यादा किसी कम ये कोई प्रश्न नहीं है। पार्टी की ओर से एक वादा किया गया है, खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से, कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे अगर हमारी सरकार बनी, और पहली कदम से हम ऐसा करेंगे। सवाल, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आखिर 10 लाख नौकरियाँ कैसे देंगे सरकार बनने की? 10 लाख नौकरी ये देने की बात है, ये सब उन नौकरियों को जो इन लोगों ने 15 साल में दबा के रखा है, जो बिहार की जनता की सेवा के लिए नियुक्त करना ही चाहिए था। शिक्षक पढ़ाने वाले होंगे नहीं, इंजीनियर निर्माण करने के लिए होंगे ही नहीं, डॉक्टर दवाई करने के लिए होंगे ही नहीं, सिंचाई या बड़े कामों के लिए हमारे इंजीनियर्स टेक्नीशियंस होंगे ही नहीं, ग्रामीण इलाके के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको कार्यान्वयन के लिए लोग रहेंगे ही नहीं, डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल्स हैं वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भारत के अन्य राज्यों के लिए जो मापदंड तय है वही बिहार के लिए तय है, और मापदंड पर कितने लोगों की आवश्यकता है इस बिहार में, वो आवश्यकता का आकलन करने पर वो 10 लाख लोगों की आवश्यकता है। एक कहावत है सर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिहार की सियासत में ये हुआ नहीं। चिराग पासवान, आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से है, चिराग पासवान की भी लड़ाई नीतीश कुमार से है, साथ नहीं आ पाए। परहेज की कोई खास वजह रही? कौन क्या कर रहा है ये हमारा विषय है। हमारा विषय है कि जनहित में जो हमारे कार्यक्रम के साथ हैं हम उन्हें साथ लेके चल रहे हैं, और जो हमारे कार्यक्रम के साथ नहीं हैं, अन्य स्थानों पर हैं, वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं,
वो स्वयं क्या करते हैं, किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, ये हमारा विषय है। भविष्य में कोई दोस्ती होगी कि नहीं? जी, भविष्य में कोई दोस्ती होगी कि नहीं? भविष्य में कोई दोस्ती होगी कि नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोस्ती के लिए दोनों को आगे बढ़ना पड़ता है, और जब दोनों बढ़ेंगे तो दोस्ती स्वाभाविक है। आज ही हमसे जो अलग चले गए, हम लोगों ने किसी को अलग नहीं किया, लेकिन अब उनकी स्वार्थ क्या है मैं नहीं जानता। असम्मानित होकर के हमारे पास आए थे, हम सब उन्हें सम्मान दिया था, लेकिन उन्हें सम्मान कबूल नहीं था। फिर वही चले गए या असम्मानित हुए थे। आपसे अलग होकर जो चले गए उसमें से एक रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी को तो बीजेपी चला रही है। अब जितनी समझदारी है, जितनी समझदारी जिसके पास है, अकेली ये पार्टी है राजद, देश और राज्य के पैमाने पर कभी एक भी कोई रिश्ता इन दंगाइयों, उन्मादियों, सांप्रदायिक ताकतों से हमारा नहीं रहा। कितनी सीटों को लेकर भरोसा है? हम लोग सरकार बनाएंगे, उस भरोसे के साथ जनता हमें सरकार बनाने का मौका देगी। इसलिए कि ज्वलंत जितने मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेतृत्व कर रहे हैं जो तेजस्वी सभी लोग स्पष्ट हैं। हम उनके सामने खुलेआम हमारा वादा है, 5 साल के भीतर हमने जितना वादा किया है। अभी पहली कैबिनेट में हमें 10 लाख के लोगों के लिए नौकरी देने के लिए कहा है, तो प्रथम जो हमारा मंत्रिपरिषद का बैठक होगा उसका फैसला ही होगा कि कैसे हम बेरोजगारों को नौकरी दें, काम दें। इन 10 लाख ये कोई हमारे अंतिम सीमा नहीं है, ये सरकार के भीतर जिन्हें आवश्यकता वो है 10 लाख। बाकी काम तो अनेकों हैं, वो सारे काम के अवसर मिलेंगे, उसमें लाखों लोग उसमें आए, सबों को काम मिलेगा, मान मर्यादा इज्जत के साथ गुजरना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि आरजेडी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रही है, और अब जब आरजेडी ने रामा सिंह की पत्नी को टिकट दिया है, आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया है, और राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया है, तो आपके ये विरोधी कह रहे हैं कि यही आरजेडी की संस्कृति है और आरजेडी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, तो परसेप्शन ठीक नहीं है। जो विरोधी है उनके परसेप्शन से हमारा लेना देना नहीं। हम जिनके लिए खड़े हैं, जिनके लिए कार्य करते हैं, जिनके लिए हमारी कमिटमेंट्स है, हम उनकी जरूर फिक्र करते हैं। और वे लोग हम पर आरोप लगाएंगे जो अपराधियों को लेकर के हम लोग की सरकार को अस्थिर किया, जो 15 साल से उनको लेके सरकार चला रहे हैं। मैं नाम एक एक का बताऊं, आप बताओ जी। शादी और महात्मा जो मठों में बैठ करके, मंदिरों में बैठ करके बलात्कार किया, और जिसको मोदी जी और भागवत साहब दंडवत उनके सामने रखते हैं, वे हम पर आरोप लगाते हैं। पीले वस्त्र पहन करके जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वही है जमात आरएसएस, और वही जमात है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया की जितने अनर्थ हैं समाज में, उस अनर्थ को पैदा करने वाले, संचालित करने वाले, पोषण करने वाले राजनीतिक संगठन का नाम है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। वे आरोप हम लोग को लगाएंगे। हम कहते हैं कि आदमी भूल करता है, सड़क पर हो सकती है भूल, व्यक्ति भूल करता है। इन्होंने तो संस्थागत बलात्कार का काम किया नहीं। क्या है बालिका गृह? ख्याल कर लेना, बालिका गृह कहीं दुनिया में, कहीं देश में अनाथ लोग सरकार के पास आते हैं अपने जीवन की रक्षा करने, बच्चियों को नशा दे करके, मिर्गी की दवा दे करके बलात्कार करते हो, कराते हो। और वो मंत्री जो उसमें इन्वॉल्व है, जिसको सीबीआई ने कहा, आप छिपा लेते हो। और इसीलिए तो नीतीश जी भयभीत हैं कि उनका नाम उसमें है, इसलिए वो लोग बोल नहीं सकते। सवाल इसलिए उठ रहे हैं सर कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि बैड एलिमेंट्स के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिनको बैड एलिमेंट्स कहा था उनको भी आपकी पार्टी में टिकट दिया नहीं, एक भी नाम बताइए।
अनंत सिंह के बारे में ये कहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, अनंत सिंह को इनकी गंगोत्री में शुद्ध होने के बाद अमित कर दिया है। आप बता दो जरा, बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार यदि में 15 साल के भीतर एक अच्छा इंसान के रूप में ढाल दिया हो तो हम उन्हें स्वीकार कर दें। अब वो बात बोलेंगे उनको बैड एलिमेंट्स, तो बैड एलिमेंट्स हो सकता है कि उनके हिसाब से हो, तो बैड एलिमेंट मान करके इन लोगों ने रखा, और हम लोग ये मान करके रखे हैं कि इनके साथ जाने के बाद हो सकता है सुधर गए हो, तो हमने इनको मौका दिया। एक चीज़ आप समझ लो जी, इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आप जिस अनंत सिंह की बात करते हो उसके सामने तो बिहार का मुख्यमंत्री दंडवत है, फोटो है। अब क्या किया जाए? तो हम लोग ने समझा कि नीतीश जरूर किसी आदमी के साथ में अच्छे ही होगा। आज उनको बोलने का हक नहीं, यदि बोल रहे हैं तो पहले उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। मैंने देखा कि आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर लालू यादव का एक पुराने बयान का पोस्टर चस्पा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा तो घंटा कौन बजाएगा। इस तरह का पोस्टर लगा है। क्या पहले से ये अंदेशा है कि बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पर ही चुनाव लड़ेगी? ये बयान भी सामने आया। और उनका एजेंडा तो देश के सामने है। उनका एकमात्र एजेंडा है कि भारत को खंडित कर दो, भाईचारा न रहने दो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, भीड़ को न्याय और निर्णय का औजार बना लो। कोई है इनके पास कोई दृष्टि ही नहीं है इस देश को बनाने का। इस देश के बिगाड़ने वाले लोग ही आज शासन में चले आए हैं। इस बिहार को बर्बाद करने वाले लोग फिर से शासन में आना चाहते हैं। हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य हो, समन्वय हो, आगे रहने वाला और आगे बढ़े, लेकिन पीछे रहने वाला पीछे ना छूटे, वो भी आगे बढ़े। कोई इस पर एतराज़ यदि जताता हो तो क्या सचमुच इस बिहार के समाज के प्रति इसकी वफादारी है? हम समाज के हर वर्ग को शिक्षित, प्रशिक्षित, रोजगार, सम्मान, मान के साथ कैसे जीवन उनका आगे बढ़े, उनकी रोटी की समस्या हल हो, उनके रोजी रोटी के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन भी हो, और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ और ऊंचाई पर जाएं। इसके लिए तेजस्वी जी प्रयास कर रहे हैं, और समाजवादी आंदोलन का यही मूल मंत्र डॉक्टर लोहिया के ज़माने से, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से रहा। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर से हम बात कर रहे थे और जो सवाल थे उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।